तो क्या हाल चाल भाई लोग। तो फाइनली गाइस केमिकल बॉन्डिंग का आज लास्ट लेक्चर लेते हैं यार। प्रीवियस 2 लेक्चर से लगातार ये लाइन बोलते आया हूं कि लास्ट लेक्चर लेते हैं, लास्ट लेक्चर लेते हैं, लेकिन आज फाइनली आपका लास्ट लेक्चर होगा यार। क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। जब तक पूरा डिटेल में करा ना लूं, पूरा आपको एक फील दे ना दूं, ठीक है, कोई भी पॉइंट मिस ना हो, तो आदत से मजबूर हूँ यार। डिटेल में कराने के लिए टाइम लग जाता है, कभी कभी जितना सोचा हो उससे ज़्यादा लग जाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए अगर किसी को दुख हुआ हो कि भैया ने 4 लेक्चर में कहा था 6 लेक्चर ले लिए, तो उसके लिए माफ़ करना, ठीक है, क्योंकि डिटेल में कराना मेन मोटिव है मेरा, ठीक है ना। लेक्चर्स कम करना मेन मोटिव नहीं है। तो चलो यार, सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो, पूरी एनर्जी अंदर इकट्ठी करो और शुरू हो जाओ। तो गाइस शुरू करते हैं। यही लास्ट स्लाइड है यार, यही एक स्लाइड आपको आज के लेक्चर में करनी है, आराम से तसल्ली से कर लेंगे। सबसे पहले आज हमने करना है पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन की एप्लीकेशंस करनी है। बहुत डिटेल्ड में एप्लीकेशन लेके आया हूं, इधर से उठाऊंगा, एडवांस को भी ऊपर निकाल डालेंगे, मतलब एडवांस को भी क्रॉस कर देंगे। और दूसरी बात फिर हम करेंगे लैटिस एनर्जी, ठीक है। लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट देखेंगे, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बस कंफ्यूज कर देती हैं कभी कभी टीचर, एक्चुअल में टीचर कंफ्यूज कर देते हैं स्टूडेंट को, मतलब कंसेप्ट कंफ्यूज करने वाला नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट तो यार हमेशा क्रिस्टल क्लियर ही होता है। और उसके बाद लास्ट में करेंगे कंसेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग। आप बहुत लकी हो, ये मैंने सोचा था कि एक कंसेप्ट को मैं कराऊंगा जब हम पी ब्लॉक में पी ब्लॉक करेंगे, लेकिन हमने जब लैटिस एंथैल्पी अपना खत्म किया तो जगह कुछ बच गई थी, तो मैंने सोचा चलो इधर ही करा देते हैं। तो आप लकी हो कि आपको पी ब्लॉक से पहले ही मैं कंसेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग करा दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले पोलराइजेशन से। तो देखो पोलराइजेशन को समझो पहले, पोलराइजेशन फिनोमेना क्या है। पहले तो सिंपल सी बात यह है कि पोलराइजेशन को हम फाई से डोनेट करते हैं। किससे? फाई से डोनेट करते हैं। और मैथमेटिकली बात करें तो पोलराइजेशन बराबर होता है चार्ज डिवाइड बाय रेडियस। चार्ज डिवाइड बाय रेडियस आपका होता है पोलराइजेशन। इसको आयोनिक पोटेंशियल भी कभी कभी बोल देते हैं, लेकिन आप पोलराइजेशन अभी देखो, ठीक है। पोलराइजेशन आपका फाई होता है, फाई अपना बराबर होता है चार्ज डिवाइड बाय रेडियस। इतना समझ आ गया, ठीक है ना, इसमें कुछ अभी समझाया ही नहीं। तो अब बात करते हैं मेन की पोलराइजेशन होता क्या है। देखो पोलराइजेशन क्या है। पोलराइजेशन कोर कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट है, और बेस है फजान रूल का। जो हमने फजान रूल देखा था कि आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर बताने के लिए फजान भाई साहब ने एक हमें रूल दिया था, तो जो उन्होंने रूल दिया था वो इसी कंसेप्ट से निकल के आया था। इसी कंसेप्ट से फजान रूल का जन्म हुआ था। तो समझते हैं बात क्या है, ठीक है ना। तो फिल्मी लाइन बहुत हो गई, अब बातें करते हैं आगे। तो सबसे पहले है अपने पास कटायन। देखो ये है आपका कटायन, ये है आपका एनायन। आपको पता है कि कटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का साइज ज्यादा होता है, जेड इफेक्टिव करा चुका हूं। तो कटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का साइज ज्यादा होता है। एनायन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्सेस में, ठीक है ना। तो पोलराइजेशन देखो क्या होता है। आइडली बात करते हैं तो अपने जो मतलब कटायन और एनायन है वो स्पेयर होने चाहिए थे। किसमें? स्पेयर में होने चाहिए थे, कि मतलब उनकी शेप स्पेयर होनी चाहिए थी। आइडली ऐसे ही होते हैं। लेकिन क्या होता है, कटायन क्या करता है, कटायन में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कटायन क्या करता है, एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचने लग जाता है। क्या करता है कटायन? क्या करता है, ये अपना एनायन था, कटायन क्या करता है, एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को, देखो कटायन क्या करता है, एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचने लग जाता है। इधर से ज्यादा दिखिएगा मेरा फेस। तो कटायन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचता है। तो जब एक खींचता है, जब एक देखो खींच रहा है, तो ये ऐसे इसका क्लाउड यार हम इसलिए यूज करते हैं, क्लाउड वर्ड मैं काफी बार यूज कर देता हूं, लेकिन क्लाउड वर्ड बच्चों को हजम नहीं होता। क्लाउड मतलब देखो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो वैसे तो है नहीं ना कि इलेक्ट्रॉन ये होता है कि ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। ये तो हम बस एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स वेव्स हैं, ठीक है। तो उनका एक क्लाउड हम मान लेते हैं कि इस क्लाउड में मतलब इतने घेरे में एक घूम रहे हैं। बस सिंपल सी बात ये करते हैं कि इतने में मतलब इतने एरिया में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे वेव की तरह मूव कर रहे हैं, तो इसलिए उसको हम क्लाउड कह देते हैं। तो इसका जो शेप है,
जो शेप है एनायन की अपनी ये चेंज हो जाती है, इसका क्लाउड की शेप चेंज हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। डिस्टॉर्शन हो जाती है एनायन के स्ट्रक्चर की, एनायन का जो स्पेरिकल है, स्पेरिकल से कुछ डिस्टॉर्ट हो जाता है इसका स्ट्रक्चर, उसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। सिंपल सी बात समझ आई। क्या करता है, कटायन होता है, कटायन क्या करता है, इस मतलब एनायन की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपने तरफ खींचता है, इस करके जो एनायन जो है उसी जिसकी स्पेरिकल शेप आइडली होनी चाहिए थी उसकी शेप डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो उस प्रोसेस को ही बोलते हैं पोलराइजेशन, उसको ही बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है ना। अच्छा, इस पोलराइजेशन के कंसेप्ट में दो चीजें आती हैं, एक होता है पोलराइजेशन पावर और एक दूसरा होता है पोलैरिजिबिलिटी। दो वर्ड यूज होते हैं, एक होता है पोलराइजेशन पावर और एक यूज होता है पोलैरिजिबिलिटी। तो पोलराइजिंग पावर जो होता है वो हम यूज करते हैं कटायन के लिए, कि कटायन देखो कटायन ही तो खींच रहा है ना इसको, कटायन ही तो खींच रहा है, तो इसलिए कटायन की जो खींचने वाली जो टेंडेंसी है उसी को बोलते हैं पोलराइजेशन पावर, कि कटायन की जितनी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी उतने इलेक्ट्रॉन और ज्यादा ऐसे इसकी तरफ मूव ऑन करते रहेंगे। यही देखो, यही कोर कंसेप्ट था फजान रूल का। फजान भाई साहब ने यही चीज देखी थी, क्योंकि ये आपका प्योरली आयोनिक बॉन्ड की बात करें तो प्योरली आयोनिक बॉन्ड आपका ऐसे होता कि बस एक कटायन है एनायन है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन बाद में जब देखा गया तो ऐसा कुछ फिनोमिना हो रहा था कि इसकी शेप ऐसे चेंज हो जा रही थी, तो देखा कि लगभग कुछ ना कुछ मतलब उसने देखा कि इधर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इलेक्ट्रॉन कटायन के साथ शेयर हो रहे हैं। देखो पहले तो इलेक्ट्रॉन ऐसे थे, इलेक्ट्रॉन अपने डिस्ट्रीब्यूट थे रैंडमली यूनिफॉर्मली। अब क्या हुआ, बाद में जब पोलराइजेशन हुई तो देखो इलेक्ट्रॉन कटायन की तरफ आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कटायंस की तरफ जा रहे हैं। तो फजान भाई साहब को इंडिकेशन मिली कि ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, कटायन के एनायन के इलेक्ट्रॉन कटायन की तरफ शेयर हो रहे हैं। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होती है, कोवलेंट में, कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। देखो पूरे शेयर नहीं हुए लेकिन ऐसा लग रहा है कि कटायन की तरफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं एनायन के। तो उससे ही इंडिकेट हुआ था कि कोई भी जो आपका आयोनिक बॉन्ड होता है वो प्योरली आपका आयोनिक, मतलब कोई भी आयोनिक बॉन्ड आपका 100% आयोनिक नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर्स होते ही होते हैं। तो ये आपका फिनोमिना था यार पूरा पोलराइजेशन का, कि ऐसे चीज होती है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने दिया था भाई साहब ने, फजान रूल इसी के अकॉर्डिंग आया था। और उसमें जो मैं अभी आपको ये बता रहा था कि पोलराइजेशन पावर जो है आपकी वो कटायन की होती है, कि इसकी पावर कि कितना एनायन को पोलराइज कर दे, और पोलैरिजिबिलिटी होती है एनायन की। मतलब जो पोलैरिजिबिलिटी वर्ड है वो हम यूज करते हैं एनायन के लिए, कि मतलब कितना पोलराइज हुआ, कितना पोलराइज हुआ। तो एनायन ही होता है, एनायन पोलराइज होता है ना कि कटायन। तो एनायन कितना पोलराइज हुआ वो बताता है हमें पोलैरिजिबिलिटी। और पोलराइजेशन पावर की कटायन ने कितना उसको पोलराइज किया, मतलब कटायन की कितनी पावर है उसको पोलराइज करने की, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन पावर। तो वही मैंने लिखा है कि पोलराइजेशन पावर इज फॉर कटायन एंड पोलराइजिबिलिटी फॉर एनायन। तो ये चीज मैंने सिंपली लिखी हुई है। तो देखो इधर से ही फजान रूल का जन्म हुआ था, जो हम बात कर रहे थे वही हमने बात की थी कि जितना ज्यादा चार्ज होगा, देखो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा अट्रैक्शन ज्यादा होगी। हमने फजान रूल में ही देखा था ना कि लार्जर चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मोर द कोवलेंट कैरेक्टर, कि उतना ही ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतने ही ज्यादा एक दूसरे की तरफ खींचे जाएंगे, तो उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी, तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। और हमने बात की थी साइज के बारे में, तो साइज ऑफ कटायन, कटायन का साइज जितना छोटा होगा उतनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, उतनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतना ज्यादा खींचे जाएंगे। तो वो भी फजान रूल इधर से ही आया था। फजान रूल का कोर कंसेप्ट जो आपका था यही था। तो एनायन का, और हमने देखा था कि साइज ऑफ एनायन जितना ज्यादा होगा कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एनायन का साइज जितना ज्यादा होगा उतनी ही जल्दी ये इसके तरफ खींचा जाएगा, उतनी ही जल्दी इसके तरफ खींचा जाएगा, क्योंकि लूजली होगा, है ना। उसके इलेक्ट्रॉन जो है जितना ज्यादा साइज होता जाएगा, जितना ज्यादा साइज होता जाएगा उतना ही उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे, तो उतनी ही जल्दी खींचे जाएंगे वो। तो यही आपका फजान रूल का कंसेप्ट का जन्म
इसी कंसेप्ट से हुआ था जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, तो क्लियर है बात, आई होप समझ आ गया हो। बस क्या होता है, कटायन और अनायन आइडियली स्पेरिकल होते हैं, बस कटायन क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने लग जाता है, जिस करके अनायन का जो स्पेरिकल शेप थी वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो फाइनली आपका उस फिनोमेना को बोलते हैं पोलराइजेशन, जिसमें ये लगता है कि कटायन और अनायन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, जिस कारण उसका कोवलेंट, उसमें कुछ कोवलेंट कैरेक्टर्स की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो ये है पोलराइजेशन, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन का प्योर कंसेप्ट। अब बात करते हैं एप्लीकेशन पे। इसकी एप्लीकेशन से कभी ना कभी क्वेश्चन आता ही रहता है, लगभग आता ही रहता है हर एक दो साल के अंदर पोलराइजेशन की एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन आता ही रहता है। तो एप्लीकेशन देखते हैं, मैं लेके आया हूं 6 एप्लीकेशन। 6 एप्लीकेशन इतना डिटेल्ड वे में नहीं देखा मैंने अभी तक, इतना डिटेल्ड वे में नहीं देखा मैंने अभी तक पूरे ऑनलाइन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं पहली एप्लीकेशन की, टू डिटरमाइन कोवलेंट कैरेक्टर। पहली एप्लीकेशन क्या है, टू डिटरमाइन कोवलेंट कैरेक्टर, जो हमने बात भी की थी कि फजाल रूल भी इससे ही आया। तो पोलराइजेशन से हम कोवलेंट कैरेक्टर बता सकते हैं किसी भी कंपाउंड का, कि उसमें किसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, किसमें कम है। तो पोलराइजेशन, अच्छा तो देखो जो फाई है, ये फाई मैंने किसके लिए लिखा है, ये लिखा है कटायन के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पोलराइजेशन जो होती है वो कटायन के लिए होती है, पोलराइजेशन जो होती है कटायन की। तो वही इधर से भी आप देख सकते हो कि पोलराइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस क्या है, कि मतलब जितना कटायन का साइज छोटा होगा उतनी पोलराइजेशन ज्यादा होगी, तो उतना ही कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। यही बात हमने फजान रूल में भी देखी थी कि कटायन का साइज जितना छोटा उतना ही कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो बात इधर से भी आ रही है, तो जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा पोलराइजेशन, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। तो जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा पोलराइजेशन, तो उतना ही ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर अपने कंपाउंड में प्रेजेंट होगा। तो बात वही है, पोलराइजेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोवलेंट कैरेक्टर की, कि जितना ज्यादा फाई की वैल्यू उतना ही ज्यादा आपका कोवलेंट कैरेक्टर होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयनिक कैरेक्टर के से, वो तो बात सिंपली है, जब कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो आयनिक कैरेक्टर कम ही होगा। तो ये बात तो ठीक है। तो पहली एप्लीकेशन इसकी यही थी, बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन। क्वेश्चन देखो इस पे किस टाइप के आते हैं। क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, ये आपको ऐसे दिया होगा, कुछ 3-4 मॉलिक्यूल्स दिए होंगे और उसमें पूछेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट ऑप्शन, ऑर्डर ऑफ, मतलब कौन सा ऑर्डर करेक्ट है। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, मैंने करेक्ट ऑर्डर लिखा है, गलत वाले नहीं लिखे, मैं क्यों लिखूं, ठीक है, मुझे आपको समझाना है। तो देखो वही मैंने ऑर्डर लिखा है कि SF6 का कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, SF4 का थोड़ा कम होगा, SF2 का सबसे कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो SF6 क्या है, SF6 में सल्फर पे कितना चार्ज है, सिंपल सा आप बता सकते हो +6। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इधर +6। तो ये तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो आता है ना, अब तो बहुत आगे निकल चुके हैं हम, रिडॉक्स नहीं तो रिडॉक्स रिएक्शन जाके देख लो, एक लेक्चर में खत्म किया हुआ है। तो SF6 आपका +6 आया, तो इस पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका +6 है। और SF4 में कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, +4, और इधर +2। तो इस पे +6 चार्ज है, इस पे +4 है, इस पे +2 है। तो इस कारण ही इस पे चार्ज सबसे ज्यादा है, तो जिसमें चार्ज ज्यादा उसकी पोलराइजेशन ज्यादा, और जिसमें पोलराइजेशन ज्यादा उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो इसका कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा, फिर इसके बाद इसका, फिर सबसे कम इसका। तो ये आपका पोलराइजेशन कैरेक्टर का ऑर्डर है। सेम ऐसे ही इसका भी है, क्योंकि इसमें CrO3 में, ठीक है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड में आपका कोवलेंट कैरेक्टर आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 6 है, क्योंकि एक ऑक्सीजन -2 चार्ज लेता है, तो 3 ऑक्सीजन -6 लेंगे, और इस पे फिर कितना आएगा, 6 आएगा। सिंपल यार, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है ना, जैसे हम CrO3 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, तो अगर हमें Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो उसको हम X मान सकते हैं × 2, अब मतलब × 3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, और हर एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -2, ठीक है ना, हर एक ऑक्सीजन -2 चार्ज देता है, और
इक्वल टू जीरो, क्योंकि नेट चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पे नेट चार्ज क्या है, जीरो। तो ये आपका ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है। तो x इधर 3 इंटू -2 क्या आएगा, -6, तो उधर जाके 6 हो जाएगा। तो +6 का आपका ऑक्सीडेशन नंबर आता है CrO3 में। अब अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो मैंने रिडॉक्स रिएक्शन में बहुत डिटेल में बताया है, जाके देख लो, ठीक है। बस लिख देना उधर रिडॉक्स रिएक्शन बाय दलजीत राजपूत, तो उधर आपको मिल जाएगा, ठीक है, यूट्यूब पे, बस इतना लिख देना। तो ये आपका +6 आया इधर, ठीक है, प्लस इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +6, इसका क्या आएगा, इसका आएगा 3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 3, इसका आएगा 2। तो इस पे +6 चार्ज है, इस पे 3 है, इस पे 2 है, इस करके इसका क्या होगी, इसकी पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगी। तो जिसकी पोलराइजेशन ज्यादा उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो आपका ये ऑर्डर आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे ऑर्डर के बेस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है, कि इसमें किस चीज का कंसेप्ट लग रहा है, पोलराइजेशन का कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात करें, दूसरी एप्लीकेशन है इसकी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनेट्स। ना जाने कितनी बार आ चुका है, नीट में भी, जेई में भी, मेंस में भी, एडवांस में भी, ना जाने कितनी बार आ चुका है। तो क्यों नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। इसको इसकी एप्लीकेशन को बहुत ध्यान से कर लेना, रिवीजन करोगे, जब आपका एग्जाम से कुछ दिन पहले रिवीजन करोगे तो उधर उस टाइम भी इसको ध्यान से करना, इस पे क्वेश्चन आने के चांस बहुत होते हैं, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं मेटल कार्बोनेट्स की। मेटल कार्बोनेट्स क्या होते हैं, मेटल हो और कार्बोनेट हो, तो जो आपका जो कंपाउंड मिलता है उसको बोलते हैं मेटल कार्बोनेट। तो पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनेट, कि पोलराइजेशन जिसकी जितनी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी उस मेटल कार्बोनेट की उतनी कम होगी, उतनी कम उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो देखो इधर आपका देखो मैंने कार्बोनेट लिए हैं, ठीक है, सेकंड ग्रुप के कार्बोनेट्स हैं। तो ये आपका बेरिलियम कार्बोनेट है, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसे ऐसे आपके सारे कार्बोनेट हैं। तो बात करें तो सिंपल सी बात है, आपसे पूछेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर, और ए ऑर्डर ना जाने मैं बता रहा हूं कितनी बार आ चुका है, कितनी बार मैं देख चुका हूं कि सेम क्वेश्चन रिपीट होता हुआ है। तो इसमें आपको पूछ लेते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो थर्मल स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इस केस में इंक्रीज होती है। वैसे मैं थर्मल एक ऑर्डर की ना एक स्पेशल क्लास भी लूंगा कभी, जिसमें मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स भी बता दूंगा, देखते हैं कब लूंगा, लेकिन लूंगा जरूर कभी ना कभी, ठीक है ना। तो अभी लेकिन बात करें इस पे, अभी तो केमिकल बॉन्डिंग करते हैं जितना आपके सिलेबस का पार्ट है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो देखो आप, सिंपल सी बात है यार, पोलराइजेशन देख लो, आपको पता है इधर बेरिलियम है, इधर मैग्नीशियम है, ठीक है, ऐसे मतलब, और बेरियम है, तो ऐसे ऐसे जा रहा है। तो मतलब आपको पता है कि बेरिलियम का साइज सबसे छोटा होता है, मैग्नीशियम का साइज इंक्रीज, मतलब ऐसे जब ऐसे आप जाओगे तो साइज इंक्रीज हो रहा है ना, मतलब इसका साइज सबसे ज्यादा है, ऐसे ऐसे मतलब इस तरफ अगर आए आप तो साइज डिक्रीज होगा, कि आपको पता है ना बेरिलियम का साइज सबसे ज्यादा होता है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। तो बेरिलियम का साइज सबसे ज्यादा, मैग्नीशियम का उसके बाद, बेरिलियम का साइज सबसे छोटा, मैग्नीशियम का इंक्रीज होगा, कैल्शियम का और ज्यादा होगा, एसआर का फिर और ज्यादा होगा, बीए का फिर और ज्यादा होगा, ठीक है। बीए का मतलब अपने ग्रुप में, सेकेंड ग्रुप में बेरियम का साइज सबसे ज्यादा होता है। तो वही बात है, हमने क्या बात की थी, फाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, कि मतलब जिसका रेडियस कम होगा, जो कटायन जितना छोटा होगा उसमें पोलराइजेशन उतनी ज्यादा होगी। तो बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है तो इसमें पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगी, बेरियम का साइज सबसे ज्यादा है तो इसमें पोलराइजेशन सबसे कम होगी। तो जिसमें पोलराइजेशन कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इस करके बेरियम कार्बोनेट की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो वही हम कह सकते हैं डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट इंक्रीजेस, कि डाउन द ग्रुप कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप कार्बोनेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो ये आपका ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी पोलराइजेशन पावर सबसे ज्यादा है, इसकी फाई की वैल्यू इसकी सबसे ज्यादा है, क्योंकि इधर कटायन का साइज छोटा है तो इसकी पोलराइजेशन ज्यादा होगी। इसका कटायन का साइज क्या है, इसका कटायन का साइज ज्यादा है, इसका कटायन का साइज सबसे ज्यादा है इन पांचों में से, तो इसकी पोलराइजेशन कम है। तो जिसकी पोलराइजेशन कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो बस आप पोलराइजेशन का ऑर्डर निकाल लोगे, पोलराइजेशन का ऑर्डर क्या आता, ऐसे उल्टा आता जस्ट इसके, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपका ए आ जाता।
क्लियर है बात। तो अब नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें, थर्ड एप्लीकेशन की, नेचर ऑफ ऑक्साइड। इससे भी पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, पता नहीं कितनी बार लगातार हर साल क्वेश्चन आता रहा है इस पे। तो इस पे बात करते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में, कि ऑक्साइड का नेचर कैसा है, कि एसिडिक है, बेसिक है, कि न्यूट्रल है, इन सब चीजों पे बात है। तो फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड के, कि जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर होगा ऑक्साइड का। ऑक्साइड मतलब मतलब ऑक्सीजन से बने हुए कंपाउंड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन से बने हुए कंपाउंड, उनको बोलते हैं ऑक्साइड, ठीक है ना, उनको बोलते हैं ऑक्साइड। जैसे आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिले हुए ऑक्साइड। तो ये वही बात है कि जो आपका फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड के। तो देखो एक छोटी सी चीज मैंने और लिखी है, ये वैसे ज्यादा डिटेल में लिख दिया है, ये आपके काम का इतना है नहीं, लेकिन एक तब भी देख लो, बस बताना क्या चाहता हूं। इससे वैल्यू ना याद रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंडर रूट ऑफ फाई, जैसे फाई है, फाई की अपने पास कोई वैल्यू आएगी, हमें निकालनी नहीं होगी कभी, बस वैसे बता रहा हूं कि अगर कोई फाई की वैल्यू है अपने पास, उसका जो अंडर रूट है अगर वो 2.2 से कम आ रहा है तो आपका जो ऑक्साइड होगा उसका कैरेक्टर क्या होगा, वो बेसिक ऑक्साइड होगा। और अगर आपका अंडर रूट ऑफ फाई 2.2 से 3.2 के बीच में है तो आपका जो ऑक्साइड है एम्फोथेरिक होता है। एम्फोथेरिक ऑक्साइड मतलब जो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं, बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। अगर अंडर रूट ऑफ 5 3.2 से ज्यादा आ रहा हो तो आपका ऑक्साइड होगा एसिडिक। तो कहने की बात वही है सेम, कि 5 जैसे इंक्रीज होगा एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि एसिडिक जैसे जैसे 5 इंक्रीज करते आ रहे हैं तो एसिडिक नेचर की तरफ हम मूव ऑन करते जा रहे हैं, ठीक है ना। इस पे भी क्वेश्चन बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार क्वेश्चन इस पे आया हुआ है। क्वेश्चन है A2 पॉइंट पे, आपसे एसिडिक कैरेक्टर्स के बारे में ऑर्डर पूछते हैं, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, प्रीवियस उठा लेना पता लग जाएगा। इफ सेंट्रल एटम इज सेम देन एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर के, कि अगर सेंट्रल एटम सेम हो आपका और आपको कुछ चीजें दी हो, उनके बीच में आपको एसिडिक नेचर का ऑर्डर लिखना है, तो एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसकी पोलराइजेशन या उसकी फाई की वैल्यू ज्यादा होगी, और जिसकी फाई की वैल्यू ज्यादा होगी उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। तो देखो जैसे एग्जांपल देख लो, N2O5, NO2, N2O3, NO और N2O। तो ये मैंने नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स लिए, इनमें आपसे अब पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ए एसिडिक, मतलब एसिडिक ऑर्डर का करेक्ट ऑर्डर क्या है, आपको ए बताना है, ठीक है। वैसे तो मैंने लिखा ही हुआ है, लेकिन अब आप देख भी सकते हो कि करेक्ट ऑर्डर भी ए ही है, क्योंकि इधर नाइट्रोजन का देखो, पांचों एग्जाम्पल जो हैं, पांचों जो चीजें हैं उसमें सेंट्रल एटम आपका सेम ही है, सेंट्रल एटम आपका नाइट्रोजन ही है, इसमें भी नाइट्रोजन ही आपका सेंट्रल एटम है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो जब आपका सेंट्रल एटम सेम हो तो आपका क्या है, एसिडिक नेचर ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उतना ही एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है, इसका +4 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर आप देख लोगे आई होप अब, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है, +3, इसका 2 होता है और इसका 1 होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर 5, 4, 3, 2, 1। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा, तो आपका ऑर्डर भी यही आएगा कि इसका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा। क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं इस पे, तो ध्यान से कर लेना, ठीक है। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पोलराइजेशन की। दूसरा भी एग्जांपल भी दे सकते हो, जैसे है, इसमें आपका क्लोरीन क्या है, आपका सेंट्रल एटम है, तो इधर क्लोरीन देखो, अच्छा इनके वैसे नेम भी हैं, चलो वैसे मैं आपको कराऊंगा उधर, क्या नाम है, जब मैं आपको पी ब्लॉक कराऊंगा तब उधर भी कराऊंगा, ठीक है ना। तो कराऊं कि ना कराऊं समझ नहीं आ रहा इधर, तो रहन देते हैं अभी, क्योंकि वैसे मतलब बताना इतना ही है, वैसे सुनना तो सुन लो। इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस, इसको बोलते हैं क्लोरस, इसको बोलते हैं क्लोरिक, इसको बोलते हैं परक्लोरिक एसिड। इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, इसको बोलते हैं,
इसको बोलते हैं क्लोरस एसिड, इसको बोलते हैं क्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं परक्लोरिक एसिड। ठीक है, इतना बोलते हैं। अगर इतने में आप ठीक है सेटिस्फाइड हो तब भी अच्छी बात है, नहीं हो तब तो हम पी ब्लॉक में तो करेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना। अभी हम मेन बात करते हैं अपना नेचर के बारे में। तो आपको इधर पता है कि इधर क्लोरीन पे कितना चार्ज आएगा, +7, इधर क्लोरीन पे आएगा +5, इधर आएगा +3 और इधर आएगा +1। तो इधर आपका +7 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है। तो इसमें इसके अंदर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा है, उसके बाद इधर, फिर इधर, फिर इधर। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा इसका है। ठीक है, इसका +7 है, आप देख लेना आराम से। +7 इसका है, +5 इसका है, ठीक है, +3 इसका है, +1 इसका है। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर। तो इसका इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा है, तो इसका ही एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होता है। तो ये आपका ऑर्डर ऐसे आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, लेकिन बच्चे करके ही नहीं जाते, पता नहीं क्यों नहीं करते। अब उनको पता होगा ज्यादा, आपको पता होगा। ठीक है ना, लेकिन है तो बहुत सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करें, अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट हो, पहले हमने बात की सेंट्रल एटम सेम है, तब क्या होगा, एसिडिक नेचर आपका ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन अगर सेंट्रल एटम आपका सेम हो, सेंट्रल एटम आपका अगर डिफरेंट हो, तो देन एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। सिंपल सी बात वही है, क्योंकि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही ज्यादा वो खींचेगा, तो उतनी ही ज्यादा पोलराइजेशन होगी, और पोलराइजेशन जितनी ज्यादा होती है उतना ही एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, ज्यादा जल्दी तो नहीं बोल दिया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, जब आपका सेंट्रल एटम डिफरेंट हो। और मतलब सेंट्रल एटम डिफरेंट मतलब ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपका सेम है। ठीक है, जैसे इसकी बात करें HClO, HBrO, HIO, तो तीनों में ही, इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1, ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर सेम आ रहा है आपका, तो एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, क्योंकि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा, और उतना ही ज्यादा फाई की वैल्यू होगी। तो फाई की वैल्यू जितनी ज्यादा, एसिडिक नेचर उतना ज्यादा। तो बस हमने इनडायरेक्टली इसको बस फाई की जगह हमने ये लिख दिया। नहीं तो हम चाहें, अगर हमें कंसेप्ट अपना क्लियर है, तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब चीजें देखनी ही ना पड़े। बस हमें सिंपल सा पता है कि इस पे चार्ज प्लस, इस पे प्लस चार्ज ज्यादा है, तो इसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगी, तो इसमें कंसेप्ट और लग जाएगा। इनसे ये तो चीजें वैसी बस नाम की लिख दी हैं। तो अगर आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जब इनमें बात कर रहे हैं तो आप देखोगे कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगी। तो आपको वैसे कुछ याद रखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तब भी मैं लिख देता हूं कि काफी बच्चों को थोड़ा बहुत लगता है कि याद करना ज्यादा अच्छा लगता है, तो उनके अकॉर्डिंग भी लिख देते हैं। ठीक है, तो इसकी देखो, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है, Br की थोड़ी कम होती है, आयोडीन की सबसे कम होती है इन तीनों में। तो इसलिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर आपका सेम है तीनों में ही, इसका भी +1 है, इसका भी +1 और इसका भी +1, तो जब ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो, मतलब वही बात कर रहे हैं, सेंट्रल एटम इज डिफरेंट, सेंट्रल एटम डिफरेंट है, पहले से क्लोरीन था, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, तो आपका उस टाइम एसिडिक नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये दो केस हम याद रखेंगे, बहुत बार आया हुआ है कि जब सेंट्रल एटम सेम हो तो ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेंट्रल एटम डिफरेंट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आई होप क्लियर हो। तो ये स्लाइड क्लियर है अपनी, 3 एप्लीकेशन देख चुके हैं। बेसिकली बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस भी यही थी। अब आगे वाली एप्लीकेशंस देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग प्रॉपर्टी। कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग वाली एप्लीकेशन भी एक अच्छी कंसेप्चुअल लेवल की एप्लीकेशन है, जिससे हमें काफी कुछ रीजन मिल जाते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई के। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वही मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही हम कॉम्प्लेक्सेस भी कह देते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका सेकंड लास्ट लेक्चर होगा अपना, किसका, पूरी इनऑर्गेनिक के कोर्स का। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग नेचर,
कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई के, कि जितनी ज्यादा फाई की वैल्यू उतना ही ज्यादा आपका कॉम्प्लेक्स बनने की संभावना होती है। तो देखो जैसे इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लिया जा सकता है कि लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ के बाकी जो आपके फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप है वो आपके कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बनाते। देखो मैंने वही लिखा है, फर्स्ट ए एंड सेकंड ए मैंने रोमन में लिखा हुआ है, वैसे आपको पता है फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप रोमन्स में भी करा चुका हूं आपको, जब जिसने पीरियोडिसिटी किया हुआ है। तो फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप एक्सेप्ट लिथियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, कि मतलब पहले और दूसरे ग्रुप, पहला और दूसरा ग्रुप, और किनको एक्सेप्ट मतलब किनको छोड़ के, लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम को के अलावा बाकी जितने भी आपके फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के मेंबर हैं वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम तो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो बाकी मेंबर्स क्यों नहीं बनाते फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के। तो उसका आप सिंपल सा रीजन दे सकते हो, क्योंकि लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज छोटा होता है, उनका साइज छोटा होता है तो पोलराइजेशन ज्यादा होती है, फाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो रेडियस जितना छोटा पोलराइजेशन उतनी ज्यादा, और पोलराइजेशन जितनी ज्यादा उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग नेचर होता है। तो आप सिंपली ये बता सकते हो कि बिकॉज द लिथियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हैव वेरी स्मॉल साइज, ठीक है, वेरी स्मॉल नहीं, स्मॉल साइज, ठीक है, इतना भी छोटा नहीं होता। लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम हैव स्मॉल साइज, दैट इज व्हाई देयर पोलराइजेशन is high, that is why their polarization power is high, and we know that when higher the polarization power, more the complex forming nature of a compound occur। ठीक है, तो ज्यादा इंग्लिश हो गई, ठीक है, इतनी इंग्लिश आती नहीं मुझे, तो समझ ज्यादा जितना भी हो गया, ठीक है ना। तो समझ गए, जितना फाई ज्यादा उतना कॉम्प्लेक्स बनने के चांसेस ज्यादा, मतलब उतना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, फिफ्थ एप्लीकेशन है, सॉरी, डायगोनल रिलेशनशिप। ये जो रीजन है इसका रीजन आपको बताया जाता है, इसमें आपको सिंपली बस करा देते हैं कि इनके बीच में डायगोनल रिलेशनशिप है, इस करके इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर्स होती हैं, लेकिन इनका रीजन नहीं पता होता। मोस्ट ऑफ द 99.99% बच्चों को इसका रीजन ही नहीं पता होता। तो याद रखेंगे, पहली बात तो ये समझो कि डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है। देखो ये आपका फर्स्ट मैंने लिखा है, सेकंड पीरियड लिखा है, ये आपका थर्ड पीरियड है। तो जो सेकंड पीरियड, जैसे लिथियम जैसे डायगोनल है ना, जैसे डायगोनल क्या होता है, डायगोनल जैसे अपने पास स्क्वायर हो तो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं, ऐसे क्रॉस जो होता है, तो ये डायगोनल की तरह है। तो इनके बीच में डायगोनल रिलेशनशिप है, मतलब ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं इनके बीच में कोई रिश्ता है, इनके बीच में कोई संबंध है, एक प्यार भरा रिश्ता है इनमें। उस रिश्ते की बात हम करेंगे मेनली तो एस ब्लॉक में, कि इनके बीच में क्या रिश्ता है, क्या सी प्रॉपर्टी सिमिलर दिखती हैं। वैसे वही बात है कि इसमें मतलब लिथियम रिलेशनशिप का मतलब यह है कि लिथियम की बहुत सी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के साथ एग्जिस्ट, मतलब लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी काफी एक दूसरे से मिलती जुलती है। जैसे अगर एक छोटी सी एग्जांपल देना ही चाहूं तो लिथियम नाइट्रेट बना लेता है, लिथियम और मैग्नीशियम नाइट्रेट बना लेते हैं, लेकिन लिथियम फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, जैसे आपको पता ना फर्स्ट ग्रुप होता है लिथियम, है ना, लिथियम ऐसे ऐसे आगे चलता जाता है ना, आपको आता है ना ग्रुप लिखना। तो ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, तो क्या होता है, और आपका चलो सेकंड ग्रुप भी अब लिख ही देता हूं। तो क्या होता है, ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, ये आपका सेकंड ग्रुप है। तो लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप है, मतलब लिथियम भी आपका नाइट्रेट बना लेता है डायरेक्ट नाइट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन करके, मैग्नीशियम भी आपका नाइट्रेट बना लेता है बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से। लेकिन बाकी लिथियम के अलावा लिथियम के ग्रुप के कोई भी एलिमेंट नाइट्रोजन से डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करके नाइट्रेट नहीं बना पाता, और इसी तरह मैग्नीशियम को छोड़ के बाकी कोई भी एलिमेंट आपका इधर नाइट्रेट के साथ कॉम्बिनेशन नहीं कर पाता। ठीक है, बेरिलियम कर लेता है, ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम भी कर लेता है, बेरिलियम और मैग्नीशियम कर लेते हैं।
ठीक है ना। तो यही रीजन है डायगोनल रिलेशनशिप का। ज्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा मैं कहां, एस ब्लॉक में, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। कंसेप्ट तो इधर ही बताऊंगा, कंसेप्ट इधर करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का, इसका एप्लीकेशन भी एस ब्लॉक में ही कर पाओगे, इधर इतनी डिटेल में नहीं जा पाएंगे क्योंकि फिर एस ब्लॉक भी करा दो इसका मतलब इधर ही, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर टाइम, एक परफेक्ट टाइम होता है हर एक चीज का। अभी इतना समझो कि डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, कि डायगोनल एलिमेंट्स में, डायगोनल एलिमेंट्स की बहुत सी प्रॉपर्टीज, बहुत सी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सेम आ जाती हैं, उसी को बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, की इसके और इसके बीच में कोई रिश्ता है, एक संबंध है, ठीक है। तो डायगोनल रिलेशन, मेरा मेन मुद्दा यह है कि डायगोनल रिलेशनशिप होता किस कारण है, किस कारण इन दोनों में एक संबंध है, या इन दोनों में। अच्छा, पहली बात, डायगोनल रिलेशनशिप बस ए 3 पेयर में है, ऐसा नहीं कि सब में ही करते जाना, इन 3 पेयर में ही हमें शो होता है, ठीक है, इन 3 पेयर में ही शो होता है। तो डायगोनल रिलेशनशिप इज ड्यू टू सिमिलर फाई, ड्यू टू मतलब किस, डायगोनल रिलेशनशिप किस कारण होता है, आज से आप इसका रीजन याद रखोगे। तो आपसे अगर कोई पूछे कि डायगोनल रिलेशनशिप, या आप किसी से पूछ लेना, तो आपको उसको नहीं पता होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अपने एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हमें काफी कुछ इनऑर्गेनिक में रटा दिया जाता है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ड्यू टू सिमिलर फाई, क्योंकि इनका, इसका और इसका जो डायगोनल एलिमेंट है, उनका जो है, उनकी पोलराइजेशन या फाई की वैल्यू सिमिलर होती है, और ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन इफेक्ट के कारण, इन दोनों के ओवरऑल इफेक्ट के कारण आपका इन दोनों में डायगोनल रिलेशनशिप शो होते हैं, कि लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन का सिलिकॉन के साथ आपको डायगोनल रिलेशनशिप शो होता है, ठीक है ना। अच्छा, क्यों इन दोनों का ओवरऑल इफेक्ट से होता है, सिर्फ एक कैसे नहीं होगा, फाई पे भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि देखो, ऐसा क्या ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, वैसे देख लो, आपको पता है कि जब आप इस साइड जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, आप ऐसे गए पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, आपको इतना पता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। और पोलराइजेशन की बात करें तो पोलराइजेशन इधर जाते हुए इंक्रीज होती है, पोलराइजेशन इधर जाते हुए इंक्रीज होती है, इधर आते हुए डिक्रीज होती है। तो दोनों जो आपके ओ हैं, दोनों जो देखो, सिंपल सी बात है, समझो, देखो और सिंपल कर देते हैं, एक और सिंपल कोई माइंड में एक मेथड आया है। तो देखो, आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर जाते हुए इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर जाते हुए इंक्रीज होती है, और जो आपकी पोलराइजेशन पावर, आप जब नीचे डाउन द ग्रुप आते हो, तो डाउन द ग्रुप आते हो जब आपकी पोलराइजेशन पावर क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि कटायन का साइज डिक्रीज हो जाता है, कटायन का साइज जितना इंक्रीज होगा उतनी पोलराइजेशन डिक्रीज होगी, फाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो जब डाउन द ग्रुप आते हो तो आपका क्या होगा, फाई क्या होगा, डिक्रीज होगा। आपने बात अभी हमने इसमें भी देखी थी ना, डाउन द ग्रुप फाई डिक्रीज होता है, तो डाउन द ग्रुप फाई डिक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप आपका फाई डिक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, हम जब इधर से इधर जा रहे हैं, मतलब लिथियम, देखो मैग्नीशियम जो है आपका लिथियम के इधर साइड है ना, तो इस साइड आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। लेकिन जब लिथियम, देखो सिंपल सी बात है, समझो, लिथियम और मैग्नीशियम का पोजीशन में क्या फर्क है, लिथियम जो है, मैग्नीशियम जो है, वो लिथियम से राइट में भी है और डाउन में भी है। सिंपल सी बात यह है कि राइट में भी है, डाउन में भी है। तो राइट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, तो फाई इंक्रीज होना चाहिए, फाई इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि लिथियम, मैग्नीशियम कहाँ है, लिथियम के राइट में है, और और मैग्नीशियम डाउन में भी है, राइट में भी है, लेकिन डाउन में भी है। तो डाउन में भी है तो इस अकॉर्डिंग तो फाई डिक्रीज होना चाहिए, मतलब कंफ्यूजन हुई ना, क्योंकि इधर मतलब राइट में भी है, डाउन में भी है, तो राइट के अकॉर्डिंग देखें तो फाई इंक्रीज होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन डाउन देखें, डाउन के अकॉर्डिंग देखें तो फाई डिक्रीज होना चाहिए क्योंकि डाउन द ग्रुप फाई डिक्रीज होता है। तो
इसी कारण इन दोनों के एक ओवरऑल इफेक्ट के कारण हमें डायगोनल रिलेशनशिप शो होता है, क्योंकि ये दोनों फैक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट फॉलो करते हैं। तो इसी कारण इन दोनों का एक ओवरऑल इफेक्ट जो होता है उसके कारण हमें डायगोनल रिलेशनशिप शो होता है। क्लियर है बात? जितना डिटेल में जाने की कोशिश की उतना हो सका, जितनी हो सका उतनी जाने की कोशिश की, ठीक है ना, क्योंकि अब इससे ज़्यादा ऊपर भी जा सकता हूँ, बहुत ऊपर जा सकता हूँ, लेकिन बात वही है कि फिर मुझे बाउंड्री में रहना पड़ता है, कभी कभी मजबूर हो जाता हूँ, क्योंकि आपका सिलेबस की बाउंड्री मुझे कभी कभी रोक देती है, ठीक है ना। लेकिन आप 11th में होते तो मैं अपनी ये बाउंड्री कभी ना रोकता। लेकिन चलो बाय द वे आगे चलते हैं, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप समझ आ गया। तो अब लास्ट एप्लीकेशन है इसकी कलर प्रॉपर्टी। ये एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी इंपॉर्टेंट है। मेंस नीट में जब एडवांस बोल रहा हूं तो ना समझना कि मेंस नीट में नहीं आएगा यार, क्विट करो, आगे स्किप करो, आ सकता है उसमें भी। लेकिन किसी चीज में, किसी एग्जाम में हाई वेटेज होती है, किसी में लो होती है, लेकिन लो भी तो होती है, ठीक है ना। तो कलर प्रॉपर्टी की बात करें तो कलर प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई के, कि जितना किसी चीज की फाई की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही उसकी ज्यादा कलर प्रॉपर्टी होगी। सिंपल सा इसका मैटर ये है ना, आयोनिक जो आपके आयोनिक कंपाउंड होते हैं, आयोनिक कंपाउंड की कलर प्रॉपर्टी कम होती है एज कंपेयर टू कोवलेंट कंपाउंड। आपने देखा होगा नमक, आपका जो NaCl है, NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है, तो आयोनिक कंपाउंड जो है आपको दिखता है व्हाइट कलर का है, तो उसकी कलर प्रॉपर्टी कम है। मतलब व्हाइट कलर अगर होता है, मतलब व्हाइट कलर या फेड से कलर होते हैं, जैसे लाइट येलो हो गया, व्हाइट हो गया, तो ये जो कलर होते हैं, तो इन कलर्स को हम ये मानते हैं कि ये कलर प्रॉपर्टीज कम है। तो किसी एलिमेंट में अगर व्हाइट कलर हो या लाइट येलो कलर, लाइट पिंक कलर हो, तो उनको मानते हैं कि उनकी कलर प्रॉपर्टी कम है। तो उसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि फाई जितना ज्यादा होगा, और वही बात मैंने की कि आयोनिक कंपाउंड की कलर प्रॉपर्टी कम होती है। इतनी बात क्लियर है? आयोनिक कंपाउंड जैसे आपका नमक है, नमक एक आयोनिक कंपाउंड है, तो व्हाइट कलर का शो होता है, तो इसलिए उसकी कलर प्रॉपर्टी कम होती है, ठीक है। तो वही हमने बात की कि कलर प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई के, क्योंकि फाई जितना ज्यादा होगा कोवलेंट करैक्टर उतना ज्यादा होगा, आयोनिक करैक्टर उतना कम होगा। तो कोवलेंट करैक्टर जितना ज्यादा होगा कलर प्रॉपर्टीज उतनी ज्यादा होंगी। तो कलर प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई के। जैसे इसमें आपको कभी पूछें तो ये आप दे भी सकते हो कि AgI की कलर प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसका फाई सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि लार्जर द साइज ऑफ एनायन ग्रेटर इज द पोलराइजेशन, ठीक है। क्योंकि जितना एनायन का साइज ज्यादा होगा उतनी जल्दी कैटायन अपनी तरफ इसको खींच लेगा। तो ये सब आपको फजान रूल में भी करा चुका हूं। तो AgI, ठीक है, फाई इसका सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि एनायन का साइज जितना ज्यादा फाई की वैल्यू उतनी ज्यादा, ठीक है। AgI, फिर AgBr, AgCl का सबसे कम। तो इसी तरह इसमें भी SnO2 और SnS2 में ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, सल्फर का साइज ज्यादा होता है। तो लार्जर द साइज ऑफ एनायन ग्रेटर इज द कोवलेंट करैक्टर, तो इसका कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा। तो जिसमें कोवलेंट करैक्टर ज्यादा उसमें कलर प्रॉपर्टीज ज्यादा। तो SnS2 का कोवलेंट करैक्टर ज्यादा है, तो इसकी कलर प्रॉपर्टी ज्यादा है एज कंपेयर टू इसके। तो अच्छा, कभी कभी ना क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी आ जाता है, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आउट ऑफ SnO2 एंड SnS2 हैविंग येलो कलर, या ये पूछ ले कि किसका, ये पूछ ले कि इन दोनों में से बताओ कि आपको क्या लगता है कि किसका व्हाइट कलर होगा, किसका येलो। तो अब आप बस सिंपली ये देखोगे, जिसका फाई ज्यादा उसका कलर प्रॉपर्टी ज्यादा। तो इसका फाई ज्यादा होता है, SnS2 का फाई ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें एनायन का साइज ज्यादा होता है, एनायन का साइज ज्यादा होता है, तो इसका फाई ज्यादा। तो जिसका फाई ज्यादा उसको एक जो अच्छा कलर ज्यादा मिलता है, जैसे येलो, व्हाइट और येलो में ज्यादा अच्छा कलर प्रॉपर्टीज किसकी हैं? येलो की। तो येलो इसको मिलेगा, व्हाइट इसको मिलेगा। कभी कभी इसमें भी पूछ सकते हैं कि आपको दे दिया जाए कि मतलब आपको दे दिया जाए कि आपके पास 3 कंपाउंड है और आपके पास 3 ऑप्शन है कि एक व्हाइट, ठीक है, एक व्हाइट, मैं वैसे बस एक क्वेश्चन बना रहा हूं, एक येलो, ठीक है ना, एक लाइट येलो, एक लाइट येलो, ये 3 कलर हैं और आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा, इन तीनों में से कौन सा कलर किसके लिए सुटेबल है। तो आप सिंपली बता सकते हो कि इसकी कलर प्रॉपर्टी सबसे कम है, तो इसको मिलेगा व्हाइट कलर,
इसको मिलेगा लाइट येलो कलर और इसको मिलेगा येलो कलर, क्योंकि इसकी कलर प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है। तो ये इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन बन सकता है, अगर मुझे पेपर बनाने को मिले तो मैं बना दूंगा, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इसी के साथ आपका यार पोलराइजेशन का पूरा कंसेप्ट पूरी एप्लीकेशंस के साथ ओवर होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं एआरली और एआरली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनके पे क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करें लैटिस एनर्जी की, तो लैटिस एनर्जी की बात करें, इसका कंसेप्ट को करते हैं। तो लैटिस एनर्जी क्या होता है, आपको वैसे तो बता चुका हूं, कहां बताया है आपको, जब मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम कराया था उधर भी बताया था, ठीक है ना। थर्मोकेमिस्ट्री कराई थी उधर भी बताया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको जब बोन हैबर साइकिल कराया था उधर भी बताया था, लेकिन फिर से बताना पड़ेगा क्योंकि काफी बच्चे शायद पहली बार आए हो। तो लैटिस एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, या 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड भी लिख सकते हो। तो एनर्जी जो रिलीज होती है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। मतलब आपके पास एक कैटायन है, एक आपके पास एनायन है, तो जब कैटायन और एनायन आपस में मिलते हैं तो एक आपका आयनिक कंपाउंड मिलता है। मतलब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जब आपस में मिलते हैं तो आपको NaCl मिलता है। तो जब कैटायन और एनायन आपस में मिलके आपको जब आयोनिक कंपाउंड एक बनता है, उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि जब दो चीजें क्लोज आ रही हैं, एक दूसरे में मिल रही हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है, तो उसी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, या तो इसको लैटिस भी बोलते हैं, इसीलिए इसको लैटिस एनर्जी लिखा है, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, ठीक है ना। और इससे ये बात भी क्लियर होती है कि लैटिस एनर्जी, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि लैटिस एनर्जी क्या हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि हमेशा हीट रिलीज ही होती है जब दो आयन एक दूसरे के क्लोज आते हैं, कि क्योंकि जितना क्लोज आएंगे उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है। और एक बात याद रखना यार, लैटिस एनर्जी के कंसेप्ट में कभी कभी ना बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है एक पॉइंट पे आके, तो ये हमेशा याद रखना, एक पॉइंट याद रखो, तो लैटिस एनर्जी का किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लैटिस एनर्जी में इस फॉर्मूले को दिमाग में रख लेना, किसको, इसको, कूलम्स लॉ। क्या है, कूलम्स लॉ। एक फंडा बता रहा हूं जिससे अगर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा लैटिस एंथैल्पी बेस। इस क्वेश्चन को माइंड पे रख के काम कर लेना। लैटिस एनर्जी आराम से समझना, फोर्स और लैटिस एनर्जी, जितनी ज्यादा फोर्स होगी, जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। तो सिंपल सी बात रही है, बस देख लेना, फोर्स जिसमें जितनी ज्यादा है उतनी ही लैटिस एनर्जी उसकी ज्यादा होती है, क्योंकि आपको ऑर्डर पूछते हैं कि लैटिस एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा है। तो पहले हम फैक्टर भी देख लेते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले से ही आपके सारे फैक्टर पैदा हो जाएंगे, ठीक है ना। पहले फैक्टर को देखते हैं, पहले लैटिस एंथैल्पी समझ गए ना, कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन आयोनिक कंपाउंड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एंथैल्पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। सिंपल सी बात है कि जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, उतना ही ज्यादा उसको स्प्लिट करना या उनको दूर करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो लैटिस एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड के, और लैटिस एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सोल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड के। सोल्युबिलिटी के कुछ ऑर्डर के मैं एक बार फैक्टर के लिए एक स्पेशल कभी क्लास लूंगा, 10-15 मिनट का लेक्चर होगा, एक छोटा सा लेक्चर, उसमें बात करेंगे, ठीक है। अभी आपके लिए जितना काम का है उतना मैं करा रहा हूं। लैटिस एंथैल्पी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सोल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड के। सिंपल सी बात है, क्योंकि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो सोल्युबिलिटी कम होगी, क्योंकि आयंस उसको मतलब सोल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आयंस को डिसोसिएट कर देना, Na पॉजिटिव को इधर भेज देना, Cl नेगेटिव को मतलब दोनों आयंस को डिसोसिएट कर देना, NaCl से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट कर देना उसको। तो जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी मतलब उतनी ही ज्यादा लैटिस एंथैल्पी होगी। इसीलिए मैंने कहा कि उस फॉर्मूले से रिलेशन याद रख लो।
और रिलेशन भी याद रखना आसान है कि जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही ज़्यादा लैटिस एनर्जी, तो जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतना ही कम सोलिबिलिटी होगी आयनिक कंपाउंड की। और लैटिस एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, सिंपल सी बात है, जितना चार्ज ज़्यादा उतनी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा, क्योंकि उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। लैटिस एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, इसी एक फैक्टर पे कंफ्यूजन होती है। इसमें हम क्या करते हैं, फजान रूल को मिक्स कर देते हैं इधर आके, क्योंकि हमने रटा होता है कि लैटिस मतलब जो अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। लेकिन लैटिस एंथैल्पी के केस में चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, हमेशा साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनली होता है। हमने बात की थी फजान रूल में, अब इसी कंफ्यूजन को दूर करता हूं। हमने फजान रूल में बात की थी कि जितना छोटा कैटायन होगा उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा, और हमने बात की थी, और मतलब वही कह सकते हैं कि जितना छोटा कैटायन होगा उतनी पोलराइजेशन ज्यादा होगी। और हमने एक बात ये भी की थी कि जितना एनायन का साइज ज्यादा होगा उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, या एक कह सकते हैं फाई की वैल्यू ज्यादा होगी। वो पोलराइजेशन या फजान रूल की बात थी, तो उसको बच्चे क्या कर देते हैं, इधर मिक्स कर देते हैं। तो कंफ्यूजन इधर से ही होती है, जिस कारण कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन लैटिस एंथैल्पी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है, और चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, क्योंकि वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के ही होता है, ना कैटायन और एनायन पे नहीं डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है बस आर पे। कैटायन और एनायन के बीच में, कैटायन और एनायन के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो कैटायन, जैसे आपने कैटायन लिया, जैसे आपने कैटायन लिया, ये आपका एनायन है, ये आपका कैटायन है, ये आपका एनायन है। तो कैटायन इधर आपने एक लिया, एक मैं मान लेता हूँ ये ले लिया कि छोटा सा कैटायन, और छोटा कर दिया कैटायन, ये छोटा कर दिया और कैटायन, और एनायन भी आपका छोटा कर दिया। चलो कैटायन इतना ही रहने देता हूँ, कैटायन इतना ही रहने देता है, एनायन छोटा कर देता हूँ। तो अब देखो, अब इधर आर आपका कम हो जाएगा, इधर आर आपका ज्यादा हो जाएगा, इधर आर आपका ज्यादा है, इधर आर आपका कम है, इधर आर आपका कम है। तो जहां बस आपने इसीलिए कह रहा हूं कि इस फॉर्मूले को याद रखोगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, कि लैटिस एंथैल्पी के लिए हम इस फॉर्मूले को देख लेंगे। तो जितना ज्यादा कम साइज होगा, दोनों की ही बात कर रहा हूं, कैटायन हो या एनायन हो, क्योंकि कैटायन और एनायन दोनों का साइज जितना ज्यादा छोटा होते जाएगा उतना आर डिक्रीज होते जाएगा। समझ रहे हो ना क्या आपकी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कैटायन हो चाहे एनायन हो, दोनों में से दोनों का साइज जितना ही ज्यादा दोनों का साइज ही जितना ज्यादा छोटा होता जाएगा उतना ही क्या होगा, आर छोटा होता जाएगा। और आर जितना छोटा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी, तो लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। कंफ्यूजन क्लियर? तो ये याद रखना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है, ये नहीं कि आप लिख दो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, तो गलत हो जाएगा। तो ये चीज समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो लैटिस एंथैल्पी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट के, सिंपल सी बात है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट था लैटिस एंथैल्पी का, ठीक है ना। इस पे ऑर्डर देख लेते हैं। पहला ऑर्डर ये रहा आपका, ठीक है। तो आप आराम से बस देख सकते हो, ठीक है ना। लैटिस एंथैल्पी के लिए आप ये चीज देख सकते हो आराम से। ये देखो, लैटिस एंथैल्पी सबसे ज्यादा इसकी होगी एज कंपेयर टू इनके कंपेरेटिवली, क्योंकि लिथियम का देखो इधर क्या है, ऑक्सीजन तो सब में ही कॉमन है, तो उससे हम कुछ कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। बस इधर आ गई बात कैटायन की, तो इधर लिथियम है, इधर सोडियम है, इधर पोटेशियम है, इधर रुबिडियम है। तो लिथियम का साइज छोटा है, तो जितना छोटा कैटायन का साइज होगा, या कोई एनायन भी होता, तो जितना छोटा साइज होगा उतना आर छोटा होगा, उतना एफ ज्यादा होगा, जितना एफ ज्यादा होगा उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो इस करके इसका साइज छोटा है तो इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एंथैल्पी। तो इसलिए इसकी लैटिस एंथैल्पी सबसे ज्यादा, उसके बाद इसकी सबसे कम इसकी होगी, क्योंकि इसका साइज सबसे ज्यादा है। तो इस अकॉर्डिंग आप ऑर्डर लिख सकते हो। इसमें भी बात करें तो इसमें देख सकते हो आप, इधर क्या है आपका टाइटेनियम है, तो इधर इसका चार्ज +4 है। टाइटेनियम जब कार्बन से कनेक्ट है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। तो इधर +4 आएगा, उधर -4 जाएगा। तो एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज हैगा, +3। ऑक्सीडेशन नंबर आप आराम से आई होप निकाल लोगे,
ठीक है, सोडियम है, सोडियम पे एक आता है, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, फर्स्ट ग्रुप का +1 होता है, सेकंड ग्रुप का +2, एल्यूमिनियम वाले ग्रुप का +3, टाइटेनियम का +4 होगा। तो ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो आपको पता है जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतना साइज छोटा होगा, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना साइज छोटा होगा। तो जितना साइज छोटा होगा, या तो ये भी बात कह सकते हो कि जितना चार्ज ज़्यादा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, तो उतनी ही लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा। तो इसमें चार्ज सबसे ज़्यादा है तो इसकी लैटिस एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी, इसकी लैटिस एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये आपका ऑर्डर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, अगर आप कंसेप्ट समझ गए हो और इस फॉर्मूले से अगर चलो तो कोई भी कभी भी लैटिस एंथैल्पी किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, बस मैंने बता दिया कि कंफ्यूजन कहां से होती है, क्योंकि हम मिक्स कर देते हैं फजान रूल को इधर आके। ठीक है ना, तो इसी तरह आप इधर भी देख सकते हो, लिथियम फ्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड में लिथियम का साइज आपको पता है छोटा होता है, तो इसलिए लिथियम की लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होती है, लिथियम फ्लोराइड की लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होती है सीजियम फ्लोराइड से। क्लियर है बात। तो इसी तरह आप इधर भी देख सकते हो यार। ठीक है ना, हाँ अब देखो यही क्वेश्चन है, इधर ही गलती होती है। ये तो मैं भूल ही गया कि यही चीज तो बतानी थी। यही क्वेश्चन है, देखो इधर बस इधर ही गलती होती है, क्योंकि इधर अब बात आ गई एनायन की। तो हम क्या मानते हैं कि जितना एनायन का साइज ज्यादा होगा उस अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं, हम फजान रूल को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, फजान रूल की इसको कंफ्यूजन ले आते हैं कि एनायन का साइज जितना ज्यादा उतनी ज्यादा चीज होगी, क्योंकि हमने देखा था एनायन का साइज जितना ज्यादा होगा उतनी पोलराइजेशन ज्यादा होगी, ना कि लैटिस एंथैल्पी। तो बस ये इंटरमिक्सिंग हो जाती है। तो इस चीज में गलती ना करना, बच्चे क्या मारते हैं, ऑर्डर इसका उल्टा मारते हैं कि अपना ए सबसे ज्यादा होगा, ए ऐसे होगा, मतलब ये ऑर्डर ए मार के आते हैं, ये उल्टा ऑर्डर मार के आते हैं। लेकिन ऑर्डर सही क्या है, जो मैंने पहले लिखा था कि ए ऑर्डर सही है, क्योंकि आप साइज की बात कर रहे हो, चाहे वो कैटायन हो एनायन हो, साइज बस जितना छोटा होगा आर उतना छोटा होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा, लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा। तो फ्लोरीन का इधर देखो आपका कैटायन तो सेम है, तो कैटायन से कुछ कंक्लूड नहीं कर पाओगे। अनायन के अनायन अलग अलग हैं, तो एफ नेगेटिव का साइज छोटा होता है, तो जितना छोटा साइज उतना ही ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी। तो इसलिए लैटिस एनर्जी इसकी ज्यादा, सबसे कम इसकी। तो यही ऑर्डर इंपॉर्टेंट था, इसी पे गलती होती है, ऐसे ऑर्डर पे ही गलती होती है। ठीक है, तो यार ये आपके दो कंसेप्ट पूरे डिटेल वे में हो गए, पोलराइजेशन और लैटिस एनर्जी। अब बात रह गई कंसेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो इसको समझ लो, पी ब्लॉक में अब नहीं कराऊंगा, उधर बस सीधा बात बताऊंगा, लेकिन कराऊंगा नहीं, उधर सीधा एग्जांपल्स कराऊंगा। कंसेप्ट इधर ही सिखा रहा हूं, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग इज ए फंडामेंटल चैप्टर फॉर कंसेप्ट से भरा हुआ चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। तो कंसेप्ट इधर ही सीखोगे आप। तो कंसेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग, इसका कंसेप्ट देखते हैं। देखो क्या मैंने लिखा है, व्हेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एटम इज वेरी हाई, कि किसी एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई हो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, एंड इट इज कनेक्टेड टू एटम हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल, और वो उस एटम से कनेक्ट हो जिसमें कुछ वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, मतलब खाली ऑर्बिटल्स वाले एटम से कनेक्ट हो, तब बैक बॉन्डिंग में अकर, तब बैक बॉन्डिंग होने की संभावना बन जाती है, तब बैक बॉन्डिंग होने की संभावना बन जाती है। तो उसी को देखते हैं। उसके बेस पे आपका सिलेबस में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है इस BF3, BCl3, BBr3 और Bi3 वाली, इसके बीच में बहुत तगड़ी एग्जांपल है, कभी ना कभी आती रहती है। तो देखो ये आपका BF3 है। अभी बताता हूं इस पर क्वेश्चन की कंफ्यूजन क्या होती है, कि अगर आपको एक कंसेप्ट ना पता हो तो क्या गलती हो जाती है। तो BF3 है जैसे आपका, तो मैंने आपको क्या बताया कि बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट, बैक बॉन्डिंग कब हो सकती है किसी मॉलिक्यूल में, जब इलेक्ट्रॉन, किसी एक एटम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो और दूसरे एटम में वैकेंट ऑर्बिटल्स हो, तब आपकी बैक बॉन्डिंग हो सकती है। तो इधर देखो ये आपका फ्लोरीन है। फ्लोरीन में आपको पता है 3 लोन पेयर होते हैं। मैंने इधर एक ही लोन पेयर शो किया है, क्योंकि ज्यादा दिखाऊंगा तो बनाने में मुश्किल होगी और आपका काम एक लोन पेयर से ही हो जाएगा। तो एक आपको पता है फ्लोरीन में 3 लोन पेयर होते हैं, तो इसमें अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। ठीक है, इसी तरह इसमें भी होते हैं। ठीक है, इसमें मैं दिखाया नहीं है। ठीक है, इसमें भी होते हैं इसी तरह जैसे इसमें है। ठीक है, और बोरोन में आपको पता है कि वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन आपको आई होप पता है। ठीक है, बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p1, आपको पता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। तो p ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है,
और 2 ऑर्बिटल्स खाली होते हैं। तो इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है, और इसमें 3 लोन पेयर है, मतलब हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इस कारण इधर बैक बॉन्डिंग हो जाती है। बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या कि BF3 आपका BF3 था, ये BF3 था, ठीक है। तो BF3 था, तो ये BF3 है, तो इसके जो इसमें क्या होता है, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, और इसमें कुछ उसको ऑर्बिटल्स दिखते हैं, खाली ऑर्बिटल दिखते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन को मतलब भेज सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर इस खाली ऑर्बिटल्स को शेयर करने लग जाता है, इस खाली ऑर्बिटल को शेयर करने लग जाता है। तो उसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, कि बैक बॉन्डिंग होने लगी, पीछे से फिर से बॉन्डिंग होने लगी, तो उसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, तो उसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्योंकि देखो वैसे आपको पता है कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है हमेशा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बैक बॉन्डिंग कर रहा है। तो ये है आपका बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट, जिसके कारण इधर आपका देखो ये आपके जो आपको बताया था ना, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग जो हो रही है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, तो मतलब पाई बॉन्ड बनना। तो इस करके इधर पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, पाई बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है। इसलिए इसका एक हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि मैंने तो इधर आपको एक ही शो किया, लेकिन ये इधर भी हो सकती है, इस फ्लोरीन के साथ भी एक बैक बॉन्डिंग कर सकता था, इसके साथ भी कर सकता था, क्योंकि इस पे भी, इसके पास भी लोन पेयर हैं, ठीक है ना, इसके पास भी लोन पेयर हैं और इसके पास भी लोन पेयर है। तो तीनों के साथ बैक बॉन्डिंग कर सकता था, तीनों के साथ ऐसे बैक बॉन्डिंग कर सकता था, ठीक है ना। तो तीनों के साथ बैक बॉन्डिंग कर सकता था। तो एक कुछ इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इस करके लिए फाइनली इसको हम हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर ए लिखते हैं इसका, ठीक है ना। क्लियर है बात। तो अब वही बात करें, इसके बेस पे क्वेश्चन क्या आता है। तो ये बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट था सारा, कि बैक से फिर बॉन्डिंग हो जाती है, फ्लोरीन अपना वैसे तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, लेकिन इस केस में डोनेट करने लग जाता है। तो इसका क्वेश्चन देखो कैसे तरीके से बनता है, जो गलत हो जाता है काफी बच्चों से। तो देखो क्या है, बैक बॉन्डिंग का अपना ट्रेंड समझो, कि बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किस में होगी। बैक बॉन्डिंग होगी सबसे ज्यादा BF3 में, सबसे कम होगी Bi3 में, क्योंकि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाएगा, देखो बोरोन और फ्लोरीन का साइज लगभग कंपैरेटिवली सेम है, और बोरोन देखो, तो ये बोरोन है, ठीक है ना, ये फ्लोरीन है आपका। तो इन लोगों का साइज लगभग सेम है, इक्वल तो नहीं कह सकते, लगभग सेम है, ठीक है ना। सॉरी उल्टा बना दिया, फ्लोरीन का साइज छोटा होगा, बोरोन का साइज थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ए है आपका, तो इनका साइज लगभग सेम होता है। तो इस करके इधर ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपेरेबल साइज होता है, जितना साइज दो सिमिलर होता है, उतनी ज़्यादा ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, उतनी बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। तो ऐसे भी हम बात भी कभी कभी करते हैं कि वो कपल जो रिलेशनशिप में होते हैं, कपल है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड टाइप, तो हम ये कहते हैं कि वैसे भी कभी कहते हैं कि जिन कपल की हाइट सेम होती है, मतलब बॉय की और गर्ल की हाइट जो सेम होती है, जिस कपल में बॉय और गर्ल की हाइट सेम होती है, पता नहीं क्या बातें कर रहा हूं मैं, तो बॉय और गर्ल की हाइट अगर लगभग सेम होती है, तो हम एक मानते हैं कि ये कपल देखने में अच्छा लग रहा है। तो सेम वैसे ही इधर है कि जब इधर जितना कंपेरेबल साइज होता है, उतनी अच्छी ओवरलैपिंग होती है। और एक जगह बात करें तो एक जगह भाई आपका क्या नाम है, बोरोन है, ये आपका बोरोन है, और आयोडीन आपने इतना मोटा ले लिया, ठीक है ना। आप इतने से हो, आपकी गर्लफ्रेंड इतनी मोटी सी है, तो भाई काम खराब हो जाता है, ठीक है ना, अच्छी खासी बॉन्डिंग नहीं होती। तो बात वही है, ठीक है ना, तो वही बात है। तो इस कारण सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग का एक्सटेंड कहां होगा, BF3 में, ठीक है ना। बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंड सबसे ज्यादा कहां होगा, BF3 में, सबसे कम कहां होगा, Bi3 में। तो इस अकॉर्डिंग आप ऑर्डर लिख सकते हो। अब यही कंफ्यूजन होती है लेविस एसिड कैरेक्टर। आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ए, मतलब लेविस एसिड कैरेक्टर का ऑर्डर पूछते हैं, करेक्ट क्या है। और लेविस एसिड क्या होते हैं, आपको अगर याद हो तो, लेविस एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट। तो इधर वैसे अगर आपको बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट ना आता, तो आप ऑर्डर बिल्कुल उल्टा लगा के आते हैं, मेरी गारंटी थी। क्योंकि BF3 एक आपका BF3 है, ठीक है, एक आपका BF3 है, एक आपका BCl3 है, ठीक है ना। इधर बना देते हैं, चलो, ये आपका BF3 है, ये आपका प्यारा सा BF3 है, ये आपका BCl3 है,
ठीक है ना, ये आपका BCl3। तो आपको पता है लेविस एसिड क्या होता है। लेविस एसिड मतलब जो जिसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी हो, मतलब जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है उसको हम लेविस एसिड कहते हैं। तो आपको इधर पता है कि इस केस में फ्लोरीन है, इस केस में क्लोरीन है। तो आप क्या देखते हैं, आपको पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है, मतलब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचता है। तो इधर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज्यादा होगी, इधर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज्यादा होगी। और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी फ्लोरीन से कम होती है, इसलिए इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी, मतलब इसके कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ज्यादा होगी। मतलब कि सिंपल सी बात यह है कि इधर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज्यादा हम मानते हैं, क्योंकि फ्लोरीन हमें पता है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ। तो इस करके हम मानते हैं कि इधर इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा आएगी बोरॉन में और इधर कम आएगी। लेकिन हमने देखा कि फ्लोरीन के केस में तो बैक बॉन्डिंग हो जाती है, फ्लोरीन लेने की जगह इलेक्ट्रॉन देने लग जाता है। तो और बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट इस केस में सबसे ज्यादा होता है। तो जहां जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम होगी। मतलब अगर देखो, क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग से इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको संतुष्ट कर दे रहा है, इसको इसकी जो इसको चाहिए वो चीज दे रहा है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसने इसको दे दी है। तो लेविस एसिड क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, लेकिन इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन की कमी है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन आराम से इसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर इधर आयोडीन होते तो ओवर बैक बॉन्डिंग कम होती, बहुत कम होती, तो उधर इलेक्ट्रॉन इसको दे ना पाता, तो लेविस एसिड कैरेक्टर उधर ज्यादा होता। समझ रहे हो, क्योंकि फ्लोरीन के केस में बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन इसको इजीली डोनेट कर पाता है। तो इसमें इस करके बोरॉन में कोई इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं रहती। और अगर लेविस एसिड क्या होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो इसमें अगर जब इलेक्ट्रॉन की कमी ही नहीं है तो काय का लेविस एसिड हुआ। तो इस करके इसका लेविस एसिड कैरेक्टर सबसे कम होता है, Bi3 का सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि Bi3 में क्या नाम है आपकी बैक बॉन्डिंग नहीं होने के चांस, बैक बॉन्डिंग होने के चांस बहुत कम होते हैं। तो इस कारण इसका जो क्या नाम है तो वो भी हेलोजन ना, है तो आयोडीन भी हेलोजन है, तो हेलोजन्स तो इलेक्ट्रॉन खींचते ही हैं। तो इधर बैक बॉन्डिंग हो नहीं रही है, तो बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, इस कारण इसका जो लेविस एसिड कैरेक्टर ज्यादा है, क्योंकि इधर बोरॉन में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज्यादा हो रही है, इधर कम हो रही है, क्योंकि इधर फ्लोरीन बैक बॉन्डिंग करके उसके इलेक्ट्रॉन की जो कमी है उसको दूर कर दे रहा है। और लेविस एसिड वही होता था, लेविस एसिड क्या होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। ठीक है, तो ये था आपका बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट। तो इसी के साथ आपका यार पूरा केमिकल बॉन्डिंग डिटेल्ड वे में खत्म हो गया। कोई भी क्वेश्चन उठा लेना यार, इससे ज्यादा डिटेल में कहीं भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं किसी से कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बस आप पे एक फेथ चाहता हूं, आप पे आपका एक विश्वास चाहता हूं। क्योंकि यार प्रॉब्लम बताऊं क्या है, ऑनलाइन में एक दूसरे पे किसी टीचर पे विश्वास करना बहुत टफ हो जाता है, बिलीव करना बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसलिए जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगी बात। ठीक है ना, तो इसलिए अब बस आप कोई भी जाना यार, एडवांस का क्वेश्चन उठा लो, नीट का उठा लो, जेई का उठा लो, मेंस का उठा लो, एम्स का उठा लो, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, ओलंपियाड का भी उठा लो, सब हो जाएगा। क्लियर है बात? तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना।